अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समाजनान हॉल की एपिसोड नंबर 6, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शानदार और वसी से कमरे में दाखिल होते ही कायद आज़म की तस्वीर नज़र आती थी, जिसके सामने इसकी मेज़ की कुर्सी रखी हुई थी। कुर्सी के दाएं जाने पाकिस्तान का बड़ा सा झंडा और बाएं जाने पुलिस डिपार्टमेंट का नीला और सुर्ख झंडा सजा हुआ था। यही झंडे छोटे साइज़ में मेज़ पर सजे हुए थे। तरह तरह के कलम, इंटरकॉम, लैंप और राइटिंग पैड के अलावा चंद फाइल्स भी सलीके से रखी हुई थीं। मेज़ के वसत में बाहरी किनारे पर इसके नाम की लकड़ी की अफ़की तख्ती रखी हुई थी, जिस पर इसका नाम सुनहरे रंग से कनीदा था, हमाल फारूक खान, मुसीबत का दूसरा नाम। बड़बड़ाते हुए वो इसके टेबल से कुछ फाइल्स उठाकर एएसआई को थमाने लगा। वह फाइल्स जो कुछ देर पहले एक तरतीब से टेबल पर रखी थी, अब बेतरतीब अंदाज से बिखरी हुई थी। सर जी कुछ ना बोलें, थाने की दीवारें भी इनके लिए जासूसी करती हैं। एएसआई असगर की बात पर एसएचओ इकरामुद्दीन ने मुंह बसोरा। भारी जिस्म, बढ़ा हुआ पेट, बल दी हुई मूछें, वो टिपिकल पुलिस वाला ही था। वो इंसान जब से थाने में आया है ज़िंदगी अजाब करके रख दी है। वो इसके टेबल से फाइल्स उठाकर इधर उधर देख रख रहा था। सर जी आधे घंटे से क्या ढूंढ रहे हैं आप? इसने उकताकर कहा। चौधरी साहब के केस की फ़ाइल थी जो उन्होंने छुपा ली है। इसमें काफ़ी सारे सबूत भी थे। अगर हम गायब कर देंगे तो एसपी साहब की बेइज्जती तो पक्की और चौधरी साहब की नवाजिश अलग। वो शैतानी सी हंसी के साथ एएसआई से कह रहा था। सर जी वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि खुद छुट्टियों पर हों और अहम फाइल्स यूं ही छोड़ जाएं। एएसआई की बात में वज़न तो था। तो और क्या करें, ज़िंदगी अजाब कर रखी है इस आदमी ने। सुकून से जीने भी नहीं देता। आमिर साहब थे तो कोई मसला नहीं होता था, इसे ही ईमानदारी की शोखियाँ मारनी होती हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं फ़ौज कितनी ईमानदार होती है। वो तंज करते हुए हंसा था। बहुत उम्दा मालूमात हैं आपके पास मेरे बारे में। एसएचओ साहब, इनकी हंसी अब गले का फंदा सा बनकर अटक गई। वो मुड़े तो वह मुस्कराता हुआ दरवाजे में खड़ा था। इसके हाथ में इसकी छड़ी थी, सर पर टोपी, और वो मुतमईन से अंदाज में चलता हुआ इन तक आया। वो सब कुछ सुन चुका था। इसका मतलब था कि इनके लिए आज क़यामत सुगरा थी। सलाम अलैकुम सर। बमुश्किल सल्यूट करते हुए इनके हाथ कँपा रहे थे। इससे ज़्यादा बुरा दिन भला क्या हो सकता था। करो करो, क्या कर रहे थे? वो पुरसुकून से अंदाज में चलता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया, टोपी उतार कर मेज़ पर रखी और छड़ी इसके ऊपर टिका दी। इनकी रंगत जर्द और होंठ नीले पड़ने लगे, जैसे आखिरी कतरा खून भी किसी ने निचोड़ दिया हो। बोलें एसएचओ साहब, आपको क्या इनाम दूँ इस कारनामे पर? टेक लगाते हुए वो मुस्कुराकर बोला। वो सर, वो सर नहीं, ये सर। इन दोनों ने थूक निकला था। वो हम तो बस चेक करने आए थे कि सब चीज़ें सिरके से रखी हैं या नहीं। इसने टेबल पर बिखरी फाइल्स को देखा तो एसएचओ को फरार के लिए कोई बहाना ना मिला। हाँ, हमें माफ़ कर दे सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इन्हें अपनी पट्टियाँ उतरती हुई नज़र आ रही थी। आइंदा की नौबत आने ही नहीं वाली जनाब। इसका पुरसुकून सा अंदाज़ कायम रहा। सर प्लीज़ सर, हम माफ़ी मांगते हैं, आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हैं सर। हमारी रोज़ी रोटी छीन जाएगी सर, हम वादा करते हैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। वो मिन्नतों पर उतरे तो इसने संजीदगी से नहीं देखा। किसके नौकर हो तुम लोग? जी सर। इसने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया। किसकी मुलाजमत करते हो, हुकूमत की या चौधरी साहब की? उन्होंने एक दूसरे को शर्मिंदा सी निगाहों से देखा। वो चौधरी रियाज, जिसका बेटा एक गैंग रेप केस में मरकज़ी मुलजिम है। इसकी नौकरी करते हो तुम लोग? दूसरों की बेटियों की इज्जतों से खेलने वाले लानतज़दा शख्स के पालतू हो। वो नज़रें झुकाकर सुन रहे थे। आज किसी और की बेटी के साथ इन दरिंदों ने जुल्म किया, कल को यही लोग तुम्हारे घरों में भी घुसेंगे। ये मत समझना कि तुम्हारा घर इस गंदे खेल से महफूज रहेगा। वो निगाहें नहीं उठा पा रहे थे। ये लोग जिनको ताकत का बहुत नशा होता है, ये अपने खून के रिश्तों से भी मुखलिस नहीं होते तो अपने पालतू मुलाजमों के कहाँ सगे होंगे। सो बेहतर है कि अपनी वफ़ादारियाँ इनको पेश करो, जिनकी हिफाजत और खिदमत के लिए ये वर्दी पहनी थी। इन लोगों को अपनी वफ़ादारी पेश करो, जिनके खून पसीने की कमाई से लिए गए टैक्सों से तुम लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। होंठ भेजे, नज़रें झुकाए, वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं थे। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। तुम लोगों के सस्पेंशन ऑर्डर्स। नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ हम बदनाम होकर रह जाएंगे। वो मुस्कराया।
अपनी बदनामी की बहुत फिक्र है, तो जो बदनामी इस डिपार्टमेंट की होती है, तुम जैसों की वजह से इसका क्या। वो कुर्सी से आगे होकर टेबल पर हाथ जमाए गोया हुआ। सॉरी सर। उसने गहरा सांस लिया। मैं तुम लोगों की संगीन गलती पर तुम दोनों को माफ़ करने को तैयार हूँ। इनको जैसे मरते मरते किसी ने ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। अभी इनके चेहरे बेयकीनी से ही दो चार थे कि वो फिर से बोल पड़ा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप हुक्म करें सर। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चलता हुआ कायदे आज़म की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। इसने हाथ पीछे की जानिब बांध रखे थे और अब कुश्ती इन दोनों की जानिब थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ताल्लुकात इस चौधरी रियाज के साथ बहुत गहरे हैं। एक ही गांव से ताल्लुक़ है। तुम्हारे वालिद इसके पुराने मुंशी थे वगैरह वगैरह। इकराम ने सर उठाकर असगर को नासमझी में देखा। मुद्दे की बात पर आते हैं। वो इनकी जानिब मुड़ा। मुझे इसके काले धंधों का ठोस सबूत चाहिए और तुम ये काम करोगे इकरामुद्दीन। इसका रंग उड़ता हुआ इसके चेहरे से नज़र आ रहा था। लेकिन सर वो ये आप जनाब। लेकिन मैं वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ़ काफ़ी सबूत हैं जो तुम्हारी नौकरी तो क्या तुम्हारी फैमिली के साथ ताल्लुकात को भी ख़राब कर सकते हैं। इसके माथे पर पसीने के एक कतरे से चमकने लगे। सो बेहतरी इसी में है कि अपनी नौकरी और इज़्ज़त को बचाओ। इस चौधरी की चमचागिरी का फ़ायदा उठाकर मुझे 2 हफ्तों के अंदर अंदर सबूत लाकर दो। इसने थूक निकला। वो मुझे और मेरे घर वालों को ज़िंदा गाड़ देगा सर, और सबूत ना मिलने पर मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। सर, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। और असगर बोलने लगा तो उसने इसे घूर कर देखा। इसके बेटे बदर चौधरी और इसके मफरूर दोस्तों के मुतालिक मालूमात तुम इकट्ठी करोगे। इसकी बोलते ही जैसे बंद हो चुकी थी। याद रखना सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है और फिक्र मत करो, वो तुम दोनों को कुछ नहीं कर सकेगा। दोनों ने एक दूसरे की जानिब बेबसी से देखा। यू में गोनाओ। उन्होंने बदली से सल्यूट किया और इसके दफ्तर से बाहर निकल गए। इसकी नज़र कायदत की बड़ी सी तस्वीर पर ठहरी जो हर सरकारी दफ्तर, पार्लियामेंट, मौजूद अदारों और अदालतों में होने वाली बेईमानियों, नाइंसाफ़ी और करप्शन की गवाह थी। मीर कारवां हम थे, रोहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ ऐनवां थे, असल दास्तां तुम हो। इसके दिमाग में बचपन का तराना गूंज रहा था। क्या दास्तान और क्या अनवान। हम तो शायद एक कौम भी नहीं रहे। हमें भेड़ से कौम बनाने वाले जब चले गए तो हम भेड़ से मलकीजियत भूलकर भेड़ बन गए हैं। सर झटकते हुए वो कुर्सी पर आ बैठा और बिखरी हुई फाइल्स को खोलकर देखने लगा। तुमने ना तो हमें अपनी शादी पर इनवाइट किया था, ना घर पर कोई दावत दी। दिस इज़ नॉट फेयर। इसके कंधे अचका दिए। सारा दिन वो यूनिवर्सिटी की सैर ही करती रही थी। इसकी किसी के साथ हद से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। बस वह वक्त गुजारने उनके साथ वहाँ वापस आई थी। अच्छा, अभी फ़ोन करो अपने हस्बैंड को और कहो कि तुम्हें पिक करे आकर। वो हड़बड़ा से गई। घास पर डारा सा बनाकर वह बैठी हुई पुराना वक्त याद करते करते इसकी शादी तक पहुँच गई थी। मैं नहीं, वो बिज़ी होंगे। और बालों को कानों के पीछे करते हुए वो हिचकिचाते अंदाज से बोल रही थी। तुम्हें वापस छोड़ते छोड़ते शाम हो जाएगी, इसलिए भाई को फ़ोन करो कि तुम्हें लेने आ जाएं। इसी बहाने हम भी देख लेंगे। फिक्स तो तुमने रखी ही नहीं हुई। कब से वो इनको टालने की कोशिश कर रही थी, मगर वह मौजू बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। असर का वक्त हो चुका था और अब इन्हें घर भी जाना था। करो ना दमला। हाँ प्लीज़ करो ना। जान नहीं छोड़नी हमने तुम्हारी। इसने होंठ भेजे। बिला प्लीज़ तुम लोग समझो ना, वो बिज़ी होंगे। उन्होंने अपनी ज़िद जारी रखी। इसने हिचकिचाते हुए फ़ोन निकाला और इसका नंबर ढूंढने लगी। मिस्टर अज़ाब खान। इसने स्क्रीन सबसे छुपाई और कॉल मिलाई। लाउड स्पीकर ऑन करो। ना चाहते हुए भी इसे इनकी बात मानना पड़े। वो दुआ कर रही थी कि वो फ़ोन ना उठाए। चंद रिंग्स के बाद ही फ़ोन उठा लिया क्या। ज़हे नसीब, आज बेगम साहिबा ने हमें खुद कैसे याद कर लिया। वो डर रही थी कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ही ना बोल दे। वो हमाइल, आप मुझे लेने आ सकते हैं। एक लम्हे को वो रुका। जो हुक्म जनाब, मैं जल्दी घर आ गया था। 10-15 मिनट में पहुंचता हूँ। ओके बाय। इसने शुक्र किया कि इसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जिससे इसकी सहेलियों को शक पड़ता। इनके लहजे से तो पठान नहीं लगते। हाँ, उर्दू और पंजाबी दोनों बहुत अच्छी बोलता है। उन्होंने इसे घुरा। बेशरम, कुछ तो इज़्ज़त करो। वो बमुश्किल हंसी। बाकी सारा वक्त वो इसी के मुतालिक बातें करती रही जिससे इसे बहुत बोरियत सी होने लगी थी। ठीक 15 मिनट के बाद इसने कॉल की कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुका है। इसकी सारी सहेलियाँ भी इसके पीछे पीछे निकल पड़ी। इन्हें इसके शोहर को देखना था। अभी वह दरवाजे से बाहर आ रही थी कि दमला को वो रोड की दूसरी जानिब नज़र आया था। वो कार से बाहर खड़ा था, बाहर बार घड़ी को आदतन देखते हुए। कहाँ गए भाई। इसने इसकी जानिब इशारा किया। वो ब्लैक कोट पहना हुआ है। इसने इसी लम्हे दमला को देखते हुए वहाँ ठहरे रहने का इशारा किया और खुद सड़क पार करने के लिए किनारे पर आया। हाय अल्लाह, तुम्हारी जोड़ी कितनी प्यारी है दमला। ओह माय गॉड, तुम जैसे नकचड़ी और बदतमीज़ के हत्ते ये कैसे चढ़ गया दमला। एक ने इसे बाजू से थामकर एक्साइटमेंट का इजहार किया। कुछ ही देर में वो इन दोनों इनके साथ मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भाई। इसने खुश दिली से सबसे गुफ्तगू की। इसमें दमला ने बिल्कुल
ही नहीं हिस्सा लिया था। चंद बातें करने के बाद वो दोनों अलविदा कहते हुए सड़क पार करने लगे तो हमारे नरमी से इसका हाथ थाम लिया। सहेलियों के सामने वो इसका हाथ झटक भी नहीं सकती थी। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। सड़क पार कर चुके तो मुड़कर इसने इनकी जानिब हाथ हिलाते हुए हमारे को सुनाया, तुम्हारी ही वाह वाह हो रही थी, देखा नहीं? इसने गाड़ी को चाबी लगाते हुए कहा। वैसे वो जो छोटे बालों वाली लड़की है ना, इसका नाम बेला है, तुम पर कुछ ज़्यादा ही फिदा हो रही थी। कहो तो बात करो इससे। शट अप यार, इसके नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। अगर मेरी ज़िंदगी में दूसरी औरत आ गई तो मुश्किल तुम्हारे लिए ही हो जाएगी वंशी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे जेलसी वगैरह होगी तो भूल जाओ। तुम दूसरी शादी करो या 200 गर्लफ्रेंड्स बनाओ, आई डोंट केयर। वो अब गाड़ी में बैठ चुके थे। सोच लो। सोच लिया। इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। भूख लगी है? नहीं। इसने इसकी बात मुकम्मल सुने बगैर कहा। ओके, फिर शॉपिंग पर चलते हैं। इसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। इसने चिढ़कर इसे देखा। आर यू सीरियस? मैं कह रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है और तुमने शॉपिंग का प्लान भी बना लिया। इसने कंधे अचकाए। देखा हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। इसे लग रहा था वो आज हवासों में नहीं है। क्या बोलते जा रहे हो? थैंक यू डार्लिंग। इसका मुंह खुल सा गया। सिठिया गए हो क्या? वो मुस्कुराया। आई लव यू टू। इसने इसे घुरा। नहायत ही कोई सस्ता नशा करके आए हो? वह हंसा। तो तुमने कौन सा ऐसा नशा कर रखा था जिसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखूंगा? इसे इसकी मंतक समझ नहीं आई थी। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। दिमाग मत खाओ, मुझे घर जाना है। भूख। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ओहो, तो सच ज़ुबान पर आ ही गया मोहतरमा। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। कहाँ चलोगी? वो खामोश रही। ओके, मुझे भी वही रेस्टोरेंट पसंद है। इसकी बचकाना बातों पर अब इसने हैरान होना भी छोड़ दिया था। वो आधी हो चुकी थी। ढेर सारी शॉपिंग करवाने के बाद सामान गाड़ी में रखकर वो इसे खाने पर ले आया था। पहले तो इसके सामने इसने यही कहा था कि इसे भूख नहीं लगी, मगर कब तक भूख पर काबू पाती। इसने खूब सैर होकर खाना खाया था क्योंकि सुबह इसने नाश्ता भी नहीं किया था। सुनो। चाय पीते हुए वो मुसलसल इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। बोलो भी। वो मुस्कुराया। अपने बालों को सजा कर रखा करो, बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो हमेशा की तरह आधे बालों पर कैचर लगाए हुए थी। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तो तुम्हें मेरे बाल खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए घूरते रहते हो? हाँ, तुम्हारे ये खूबसूरत बाल वो क्या कहते हैं, शायरी की ज़ुबान में काली घटाए हैं जानाना। इन्हीं के फंदे में आपने हमें जकड़ रखा है जनाब। वो हंसी। बेवकूफ़। वो इसे कहकर हंसी चली गई। वो इसकी हंसी की वजह समझ नहीं पाया था। चाय के बाद वो घर जाने को तैयार थी। आसमान पर बादल छाने की वजह से 7 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी मगर हमारे को इसी वक्त कोई कॉल आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो गाड़ी से बाहर निकल गया और ज़रा फासले पर खड़ा हुआ होकर फ़ोन पर बात करने लगा। काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो इसे अच्छी तरह सच किया है ना? इसकी बेइज्जती हुई है, वो सोच रही थी। इसने रेस्टोरेंट की जानिब देखा जहाँ वो अबू अम्मी के साथ अक्सर आया करती थी। वहाँ से अपने मायके का रास्ता इसे अच्छी तरह मालूम था। पल भर में इसके दिमाग ने शैतानी सा मनसूबा बनाया था। क्यों ना मैं यहाँ से रिक्शा लेकर घर चली जाऊँ। एक तो ये ढूंढ ढूंढ कर थकेगा, फिर घर जाकर डबल बेइज्जती करवाऊंगी। अबू को कहूँगी कि मुझे अकेले आने के लिए कहकर खुद किसी लड़की दोस्त से मिलने चला गया था। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए इसने बाहर निकलकर बंद भी कर दिया मगर हमारे जो कि कॉल में बहुत मसरूफ़ थे इसे पता ही नहीं चला था। बाजू पर हैंड बैग डाले वायरलेस में रखे वो वहाँ से निकल गई। जब इससे काफ़ी दूर हो गई तो इसने भागना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी चौक तक पहुँच जाए। मौसम ख़राब हो रहा था मगर इसने इसकी बेटी की खुशी में इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो जल्दी जल्दी चौक तक आई और जब पहला रिक्शा मिला वो पकड़कर अपने मायके का पता बताते हुए इसे चलने का कह दिया। इसे हमारे खान की बेटी का सोच सोचकर किसी खुशी हो रही थी। तेज़ हवाओं और बिजलियों ने मौसम ज़्यादा ख़राब कर दिया तो इसे अपनी शदीद बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। रिक्शे में इसके अलावा और कोई सवारी नहीं थी और वो रास्ता भी कोई और ही ले रहा था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भाई यहीं उतार दें। सड़क अब सुनसान सी हो चुकी थी। बाजी थोड़ा सा रास्ता रह गया है, बस सब्र करें। जाएं। इसकी सांसें अटकने लगी। नहीं, इधर ही उतार दें, मैं मेरे शौहर यहीं आ रहे हैं। इसने रिक्शा न रोका तो इसकी जान हकीकतन मुट्ठी में आ गई। रोको। वो चिल्लाई मगर इस पर कोई असर न हुआ। मैं कूद जाऊंगी। रोको। इसका कलेजा मुँह को आ रहा था। अचानक ही इसने हिम्मत करके बाहर छलांग लगा दी। जब वह गिरी तो इसके हथेलियों और घुटनों पर शदीद रगड़ की वजह से चोट लग गई थी मगर अभी इसे अपनी जान और इज्जत की खातिर बहाना था। वो अंधाधुंध रिक्शे की मुखालिफ सिमत में भागती चली गई। मोबाइल और पर्स वहीं कहीं गिर गया। अपने पीछे इसे रिक्शा मुड़ते और फिर इसकी जानिब आने की आवाज़ आई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और हवाएं मज़ीद तेज़ हो गई। वहाँ दूर दूर तक हुई कोई ज़ीरो नहीं था। अपनी बेवकूफ़ी और अना में वो किस मुसीबत में फंस चुकी थी। रिक्शा मज़ीद करीब आता गया और इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। इतनी शिद्दत से इसने कभी हमारे के पास होने की दुआ नहीं की थी जितनी इस लम्हे की थी। वो बेशक ना मानती मगर यही हकीकत थी कि वो इसका मुहाफ़िज़, इसका शौहर था। हमारे लाशऊरी
तौर पर खौफ में इसके मुंह से इसी का नाम निकला था। हमारी पुलिस, कहाँ हो तुम? वह बदहवासी में चिल्ला रही थी जब इसका पाँव मुड़ा और वह गिर गई। इससे लगा कि ये इसका आखिरी दिन है। वो किसी को आज के बाद देख नहीं पाएगी। सामने से आने वाली कार की लाइटों ने इसकी आंखें भी चंधिया दी। पीछे से रिक्शा खड़ा हुआ था और आगे वो गाड़ी वाला। माइल वो पूरी कुव्वत से आंखें बंद करके चलाई। इसे कार का दरवाज़ा फैलने खोलने और फिर इसे लम्हे बंद होने की आवाज़ आई। दमला। वो इतनी खौफज़दा थी कि इसने आंखें नहीं खोली थी। आंखें खोलो दमला, इसे अपने हिसाब में लेते हुए वो इसे बोला तो यकदम इसने आंखें खोल दी। वो इसके साथ है, इसके पास, अपनी हिफाजत की गिरफ्त में लिए हुए। कहाँ चली गई थी? दिमाग ख़राब है? कुछ हो जाता तो? मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूँ। इसे डांट रहा था। पहली बार इसको कुछ भी कहना इसे बुरा नहीं लग रहा था। इसके दिल को इसकी सूरत ने पहली बार अजीब सी खुशी, राहत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। हमारे वो इसकी बाहों में घुस गई और ज़ोर-ज़ोर से रोती। वो अपना गुस्सा जैसे भूल गया। कमला। वो बस रोती चली गई। इसकी नज़र सामने खड़े रिक्शे वाले पर गई तो एक मिनट में समझ गया। उसे खुद से अलग करते हुए खड़ा हुआ और गन निकाल कर इस पर तान दी। वो आदमी जो कुछ देर पहले शेर बना हुआ था, अब खौफ की माने भीगी बिल्ली बन चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। वो इसके पीछे भागा तो दमला ने इसे बाजू से पकड़ कर रोक दिया। वो इसे जाने नहीं देना चाहती थी। छोड़ो दमला, मैं इस आदमी को। इसने इसका बाजू मजीद मजबूती से थाम लिया और नफ़ी का इशारा किया। दमला, ये। वो आदमी भागकर रिक्शे पर सवार हुआ और रिक्शा भगा कर ले गया। तुझे मैं देख लूँगा। वो दमला की जाने बढ़ा। इसका दिल तो चाह रहा था कि इसे खूब झाड़ पिलाए, मगर वो इस कदर डरी हुई थी कि इससे कुछ भी बोला नहीं गया। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। इसके कंधों के गिर्द बाजू का हिसार बनाते हुए इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया और इसे लेकर गाड़ी तक आ गया। वो इसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे इसे दिलासा देकर गाड़ी में बिठाया और घर की जाने में रवाना हो गया। वो यलमाज को घर ले आई और बहज़ाद से फ़ोन पर कहा कि वो मीर को वापस ले आए। इसे लाने के बाद वो किचन में आ गई और खिचड़ी बनाने का सामान निकालने लगी। अजीब सा एहसास था जिसने इसे घेर लिया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि इसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इसके मीर से इसका कदर निशाबत वाला कोई और बच्चा मौजूद हो? ऐसा तो इंडियन ड्रामों में ही मुमकिन था। आपके जुड़वा बच्चों में से एक सर्वाइव नहीं कर पाया। माजी की आवाज़ें फिर से इसे घेरने लगी। नहीं, मेरे बच्चे को तो मैंने सवात में खोया था। ये नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो दाल और चावल निकाल कर साफ़ करने लगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये मकान इसकी जान निकालने को काफ़ी था। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इसका बेटा इसे दिखाया गया था, वो अमीर का हमशक्ल नहीं था। इसे बताया गया था कि इसके दोनों बच्चों के चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसे मर्दा हालत में इसने थमा था। इसके एक नक्श इसे याद था। अगर इसका बेटा मर चुका था तो ये क्या मौज़ा था? ये बच्चा किसका बेटा था? कौन इसे यहाँ बेयारा मददगार छोड़कर चला गया था? घंटी की आवाज़ से इसका जुमूद टूटा। वो किचन से बाहर निकली और दरवाज़ा खोला। मीर आते ही इसके गले लग गया। बहज़ाद ने इसका बैग इसे थमा दिया। आज वो इसे तंग किए बगैर लाया था। घर आकर भी इसे चढ़ाने वाली कोई बात नहीं की थी, जो अक्सर किया करता था। इसने घुटनों के बल बैठते हुए इसे बाहों के हिसार में लिया और काफ़ी देर तक खुद से लगाए रखा। आज जो वह मंजर देखकर आ रही थी, इसकी जान निकालने को काफ़ी था। मामा, क्या हुआ? इसके आंसू बस निकलने को तैयार थे। बेज़ाद साकित खड़ा इसे देख रहा था। ये अलमास के बारे में वो और इसके घर वाले भी जान चुके थे। वो खुद भी हैरान थे कि ये कैसा मौका था। मामा, आप क्यों रो रही हैं? वो इससे अलग हुआ और इसके आंसू पहुँचे। इसने मीर के हाथ थाम कर चुमे। बस ऐसे ही आपके बाबा की याद आ गई थी। इसने माथे पर हाथ मारा कि इनको कॉल क्यों नहीं कर दिया? वो लाजवाब से इसे देखती रह गई। आप इनसे कहें कि आप इन्हें मिस कर रही हैं और वो वापस आ जाएं। इसने इसे फिर से गले लगा लिया। वो मेरी बात नहीं सुनते। बहज़ाद ने इनको अकेला छोड़ नामुनासिब समझा और वहाँ से चला गया। बाबा गंदे हैं, जब वापस आएंगे तो मैं इनसे बात नहीं करूँगा। वो आपको रुलाते हैं। इसने इसे खुद से अलग किया और नफ़ी में सर हिलाया। मामा, बाबा कभी गंदे नहीं होते, ओके? वो मुँह बसोर कर खड़ा हो गया। फिर भी मैं इनसे बात नहीं करूँगा। इसने इसे चुमा। चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। बात बदलते हुए वह खड़ी हुई और दरवाज़ा बंद किया। मीर का हाथ हमें, एक हाथ में इसका बैग पकड़े कमरे तक आई। अलमास कंबल में लेटा हुआ सो रहा था। ये कौन है मामा? इसने बैग इसके स्टडी टेबल पर रखा और इस तक आई। पता नहीं वो दोनों कैसा रद्द-ए-अमल देते। यहाँ वो बेड के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। शोर मत करना, ओके? इसने कदर आहिस्ता आवाज़ में कहा और नरमी से यलमाज़ का रुख अपनी जानी मुड़ा। मीर का मुँह पूरे का पूरा खुल गया। वो साकित सा हो गया। आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी ही ये अलमाज़ है। वो चीख पड़ा। मीर, आहिस्ता बोलो। इसने चीखना जारी रखा और डर कर इसके पीछे छिप गया। ये अलमाज़ हड़बड़ाकर उठ बैठा। बेटा, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ आप। वो हैरान परेशान आसपास देखने लगा। सो जाओ, इसे लेटाने की कोशिश करते करते। मीर का हाथ भी इसने थाम रखा था, जो मुसलसल छिप रहा था। चीन वो चिल्लाया तो यलमास भी डर सा गया। मीर, होश करो। इसे ज़बरदस्ती यलमास के सामने किया तो इसका मुंह भी खुल सा गया। मीर, ये यलमास है, जिन नहीं। हैंड शेक करो। वो मुसलसल नफी में सिर हिला रहा था। मीर, गंदे बच्चे मत बनो। दोनों के हाथ थाम कर इसने एक दूसरे के ऊपर रखे तो मीर का खौफ कुछ कम हुआ। यलमास कभी इसे देख रहा था तो कभी मीर को। यलमास, ये मीर है, मेरा बेटा, और आपका फ्रेंड। दोनों एक दूसरे को नासमझी में देख रहे थे। मीर, यलमास ने नासमझी से देखा तो इसने डरते हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे को छुआ, फिर अपने चेहरे को छुआ।
मामा ये कौन है? वो इसे गोद में लेकर जलमास के साथ बैठ गई। आपका नया दोस्त? पर ये तो मैं हूँ। ये देखें इसकी आइज़ का कलर। और इसे वजाहत देनी नहीं आ रही थी कि क्या को बोले। मैं भी नहीं जानती बेटा, लेकिन कुछ गंदे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे तो मामा इसे अपने घर ले आई। आपको भाई या बहन चाहिए थी ना? देखो आपकी दुआ कबूल हो गई। वो अभी भी बहुत कन्फ्यूज़ थे। आंटी, ये तो वो काफ़ी देर बाद बोला, इसे अभी अपनी आगोश में लेते हुए इसने प्यार किया। हाँ, आपका चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। वो दोनों एक दूसरे को हैरान परेशान देखते ही जा रहे थे। अच्छा छोड़ो, मैं खाना बना रही हूँ। मेरा खुद आज कपड़े चेंज करो और जलमास को खिलौने दिखाओ। वो इन्हें बेड पर बिठाती हुई खुद उठकर चली गई। इनके दरमियान अजीब सी खामोशी छाते हुए बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे। मेरा हाथ बढ़ाकर बार बार इसके चेहरे को देख रहा था कि कहीं इसकी मास्क तो नहीं लगा रखा। फ्रेंड, बोलने की आदत से मजबूर मीर आखिरकार बोल पड़ा। आपका नाम बहुत मुश्किल है। वो कुछ ना बोला। कहाँ से आए हो? खामोशी हनूस कायम रही। बात क्यों नहीं कर रहे? कहीं सची वाले जीन तो नहीं? जलमाल ने नफ़े में सर हिलाया। आपकी मम्मा का क्या नाम है? इसकी आंखों में फिर से खौफ झलकने लगा। अच्छा रुको, मैं अपने टॉयस दिखाता हूँ। इसके रद्दमल को देखे बगैर अपने खिलौने लेने कमरे से बाहर भागा। यलमाज कमल का जगड़े तलक यादों से घिर गया। मेरी कुछ ही देर के बाद ब्लॉक्स काहर और रिवॉर्ड्स के ढेर के साथ कमरे में दाखिल हुआ और आते ही चीज़ों को बेड पर फैला दिया। कुछ देर पहले वाला खौफ और कन्फ्यूजन अब दूर हो चुकी थी। वो सबसे बहुत जल्दी घुलता मिलता था। ये देखो, ये वाला आप ले लो। इसका नाम है ऑप्टिमस प्राइम। ट्रांसफॉर्मर मूवी के रोबोट्स की पूरी कलेक्शन वो इससे के आगे खोले बैठा था। मेरा फेवरेट है बम्बल बी। वो मुसलसल बोलता जा रहा था मगर यलमाज ने एक चीज़ को भी हाथ तक नहीं लगाया था। ये डायनासॉर्स वाले मेरे चाचू ने भेजे थे। पता है वो बहुत अच्छे हैं। यलमाज बस हंसते से इन खिलौनों को देख रहा था। अगर तुमने इन खिलौनों को आइंदा हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। आवाज़ इसके जहन में गूंजी थी। इसका तनुस बिगड़ने लगा और वो कानों पर हाथ रखकर रोने लगा। मेरी इसे देखकर एकदम घबरा उठा। मामा, इसने चिल्लाकर कहा तो वो करीबन भागती हुई आई थी। यलमाज बेटा, क्या हो गया है आपको? वो इसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली देने लगी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं बस टॉय दिखा रहा था। वो खुद भी रोने वाला हो चुका था। बस बस कुछ नहीं हुआ। इसे बोसा देते हुए वो इसे तफस का एहसास दिलाने लगी। काफ़ी देर के बाद इसकी ये हालत समझी थी। वो इससे अलग होने को तैयार ही नहीं था। बेटा, किस चीज़ से डर जाते हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? वो नफी में सर हिलाने लगा। बोलो बेटा। वो इसकी आंसू पहुँचते हुए इसने सवाल दोहराया। पापा कहते हैं कि अगर इन खिलौनों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। इसका दिल दहल सा गया। यानी कि वो सतीले माँ बाप के जुल्मों का शिकार था। अगर वो इसके सतीले वालिदैन थे तो फिर इसके असली वालिदैन कौन थे और कहाँ थे? कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। मैं हूँ ना, मेरी जान। मेरे भागकर किचन में गया और गिलास में पानी डालकर लाया। मम्मा, इसे पानी पिलाएं। वो इसकी समझदारी पर मुस्कुराई। बाहर से पानी पियो। इसने इसे खुद पिलाने का इशारा किया। तो कुछ झिझकते ही सही मगर मेरे के हाथों से इसने पानी पी लिया था। शाबाश, गुड बॉय। मीर ने भागकर गिलास किचन में रख दिया और खुद दोबारा वापस आया। यलमाज की तबीयत अब काफ़ी संभल चुकी थी। यहाँ कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, ओके? मीर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा। बोलो, क्या आप बनोगे मेरे मीर के फ्रेंड? वो कुछ सोचते हुए मीर की जानिब देखने लगा। बोलो बेटा। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ा दिया तो मीर ने गर्मजोशी से इसका हाथ पकड़कर हिला हिलाकर खुशी का इजहार किया। जलमाज ने फ़ौरन हाथ खींचा था। शायद वो इन सब का आदी नहीं था। वाह मम्मा, बहुत मज़ा आएगा मेरा डुप्लीकेट दोस्त। वाह वाह। वो उछल उछल कर सारे कमरे में शोर मचाने लगा। हॉस्पिटल से इसको पट्टियाँ वगैरह करवाने के बाद इसे घर तो ले आया मगर वो खौफ के मारे इसका बाजू छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो इसी के कमरे में रुका था क्योंकि बहुत खौफज़दा थी वो। सारी रात वो इसका बाजू थामे खौफ से जागती रही और इसे भी जगाए रखा। फजर की अजान से कुछ देर पहले इसकी आंख लगी और फिर खुल भी गई थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो दोनों बैठे बैठे ही सो गए थे। दमला ने हिमालय का बाजू पा बायां बाजू एक हाथ में जकड़ रखा था जबकि इसका दूसरा हाथ इसके सीने पर धरा था। इसके इस हाथ पर इसने अपना हाथ जमा रखा था। इसके दिल की धड़कनें जब इसे अपने हाथों में महसूस हुई तो वो एकदम करंट सा खाकर इसे दूर हुई। वो भी गुनोदगी सी के आले में उठा और नसमझी में इसे देखा। क्या हुआ? कुछ देर के लिए अल्फाज भूल गई। रात वाली अपनी गलती याद आने पर वो शर्मिंदा हो रही थी। अगर तुम ना आते तो। इसने गहरा सांस लिया। रात की बात गई भूल जाए इस वाक़े को। अजान शुरू हो चुकी थी। वो इसे टुकर टुकर देखती रह गई। इसे लग रहा था कि अभी इसे थप्पड़ मार देगा। इसकी बेवकूफ़ी काबिल माफ़ी नहीं थी मगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। अजान मुकम्मल होने तक इनके दरमियान खामोशी हायल रही। आराम करो, सर के बाजू पर कहता वो यकीनन वज़ू करने जा रहा था। वो बेड से उठने लगा। हमारे इसने मुड़कर देखा, मुड़ा। थैंक यू। वो ये पहला जुमला था जो इसने दिल से बोला था। वो कुछ देर ठहरा। इसकी वही जमला की जानिब थी। अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त की हिफाजत करके मैंने तुम पर कोई एहसास न नहीं किया। जब तक जिंदा हो तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। वो संजीदा चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। दमला को वो मंजर अब सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था।
वो बेड से उठी और वज़ू करने के लिए वॉशरूम की जानी पड़ गई। वो फजर इसने शुक्राने के आंसू बहाते गुजारी कि इसकी इज़्ज़त महफूज रही थी। वो इन सालों में पहली नमाज थी जिसके बाद इसने दुआ में हमारे को बद्दुआएं नहीं दी थी। इसने बस शुक्र अदा किया था। अगली सुबह इससे मिले बगैर दफ्तर चला गया था। इसे लगा था वो इसकी तबीयत का पूछ कर जाएगा, इससे कोई बात करेगा। इसे गुस्सा सा आया था। नाश्ता करने के बाद इसने कपड़े बदले और बाल संवारने लगी। सादा लंबी कमीज़ और खुले ट्राउज़र में कदर बेहतर महसूस होने लगा। हाँ, क्योंकि वो कल सुबह से थोड़े भारी कपड़े में मलबूस थी। माना कि गलती हुई है, मगर अब ये मिस्टर खान ऐसे रूड ही पेश आएगा क्या? इसे बहुत बुरा लगा, जैसे इसकी अना को ठेस पहुंची थी। भला वो कौन होता था इसकी किसी भी बात पर रौब दिखाने वाला? वो आहिस्ता आहिस्ता एक रात पहले वाली दमना बन रही थी। बालों का ब्रश करते करते यकदम इसे ख्याल सा आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कमरे से बाहर निकल गई। नोरा, इस यहाँ बारिश भी खुलकर बरस रही थी। वो घर ज़रा देर से आया था। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो घर के अंदर गया तो पहला ख्याल कमला का ही आया था। वो इसके कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो किचन में नोरा से बात करने की आवाज़ पर वो इसी जानिब मुड़ गया। मैंने अन्य लोगों को बुलाया है और वो स्टूल रख कर बड़े कैबिनेट से खोले खड़ी थी। नोरा नीचे इसके दाएं जानिब खड़ी इसके हुक्म की तामील कर रही थी। वो मुड़ी तो हमारे का मुँह खुले का खुला रह गया। इसके बाल न सिर्फ बॉब कट में कटे हुए थे, बल्कि इनका रंग भी स्याह से भूरा और गोल्डन मिक्स हो चुका था। वो बहुत अजीबोगरीब सी लग रही थी। ओह, हमारे साहब आए हैं। इसका चेहरा थका थका और आंखें सुरखी हो, कुछ लम्हे तक बोले ही न थका। वो दमला ही क्या जो सुधर जाए। इसने नोरा को जाने का इशारा किया और इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। ये सब क्या नया तमाशा है? वो हंसी। नया लुक पसंद नहीं आया हस्बैंड जी? वो तंग कर रही थी। नीचे उतरो, अभी वो जब्त करते हुए बोला था। असल में कल मैंने अम्मी को इसने सर पर हाथ रखा था। शायद इसे दौड़ का चक्कर सा आया था। दमला इसने इसे गिरने से बचाने की कोशिश की, मगर स्टूल के किसी कील के साथ इसका दायां पाँव अच्छा खासा जख्मी हो गया। दमला, क्या हुआ है? इसका चेहरा थपथपाते हुए इसे एहसास हुआ कि वो बुखार में तप रही थी। नोरा, फर्स्ट एड किट लाओ। वो अब मुकम्मल हवासा में आ चुकी थी। इसका दुपट्टा लेकर इसने पाँव पर खून रोकने के लिए गोला सा बनाकर रख दिया था। अब इसे शदीद दर्द हो रहा था। काश तुम मुझसे नफरत से ज़्यादा खुद से ही मोहब्बत कर लो। वो नफी में सर हिलाता हुआ बोला था। नोरा जब फर्स्ट एड बॉक्स ले आई तो उसका जख्म साफ करके इसने ध्यान से पट्टी बांधी। चलो अब डॉक्टर के पास। इसका एक हाथ अपने कंधे के गिर्द डालते हुए वो इसको चलाकर बाहर गाड़ी की जानिब ले आया और हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गया। तुम किसी दिन अपने इस बचपने में खुद का ही नुकसान करवा बैठोगी। वो कुछ नहीं बोली थी। इसका सर चकरा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर इसकी अच्छी तरह पट्टी की गई। 2 स्टिचेस भी लगाने पड़े थे। इसका बुखार काफ़ी तेज़ हो चुका था, जिसको कम करने के लिए इसे ठंडी पट्टियाँ लगाना पड़ी थी। काफ़ी देर के बाद इसका बुखार थोड़ा कंट्रोल में आया था। वो तो इसे एक रात हॉस्पिटल में ही रखना चाहता था, मगर वो ज़िद कर रही थी कि इसे घर ही जाना है। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।